सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफिया ज्ञान पर। तो आज हम बताने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। ये उसका मैप दिया हुआ है और इस मैप में बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र किस किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, कौन कौन से भौतिक विभाजन किए गए हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले हम ये क्षेत्र देखते हैं जो कि लद्दाख और कश्मीर से होते हुए और इधर सीधे अरुणाचल प्रदेश और इधर बढ़ते हुए मिजोरम तक आया हुआ है। और अब हम देखते हैं ये कौन सा प्रदेश है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स में दर्शा रखा है, ये है पहाड़ी प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी प्रदेश सबसे पहले हम देखते हैं कि आता है हमारा पहाड़ी प्रदेश। इस पहाड़ी प्रदेश की जो रेंज है, मतलब वो कितने किलोमीटर में कितना फैला हुआ है हमारे देश में, वो हमें देखना है। तो ये पहाड़ी प्रदेश लगभग 5000 किलोमीटर, ये जो पूरी श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक घूम के यहाँ तक आई है, ये 5000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब ये पहाड़ी प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे विश्व की सबसे दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी केटू भारत में उपलब्ध है और उसी में इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ये इधर से ये एक धनुष की तरह है, जो एक लहरनुमा पेटी की तरह इधर से यहाँ तक आया हुआ है। ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा मैदानी प्रदेश। मैदानी क्षेत्र है, जैसे दिख रहा है। जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण है वो हिमालय के निर्माण के पश्चात हुआ है। ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत आ जाता है, ये हिमालय। और ये मैदानी क्षेत्र जब हिमालय का निर्माण हो गया उसके बाद इसका निर्माण हुआ, क्योंकि जब हिमालय का उत्थान हुआ, ऊपर उठा, तो इसमें से नदियाँ निकली और नदियाँ निकली वो बहुत तीव्रगामी नहीं थी, मतलब धीरे मंद गति से बहने वाली नदियाँ थीं, जो कि धीरे धीरे अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कटाव लेकर आती रहीं और इसमें जमाती रहीं और धीरे धीरे जमता गया ये, और एक मैदान बन गया। इसे मुख्यतः हम हिमालय की उपहार या हिमालय की देन के रूप में भी कहते हैं। ये उत्तर का मैदान जो है हमारा, ये हिमालय की देन है समझो। और इसे जो मुख्य रूप से जिन नदियों द्वारा इसे बनाया गया है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र की घाटी से यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ये मैदान यहाँ से यहाँ तक लगभग 2400 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है। तो देख लेते हैं हम, दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसकी लंबाई जो है वो पूरी मिलाकर 2400 किलोमीटर लंबाई है। और ये उत्तर की तरफ इधर देखा जाए तो इधर ये 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर चौड़ा है इधर। और इधर देखा जाए तो यहाँ पर 165 किलोमीटर ही चौड़ाई है इसकी, 165 किलोमीटर। आधा ज़्यादा, यहाँ पर आधे भाग देखा जाए तो कुछ डेल्टाई भाग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये जो क्षेत्र है हमारा वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। अब इसकी जो देखा जाए इसमें किस प्रकार की मिट्टी है, तो मिट्टी इसकी बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई है। कांप मिट्टी यहाँ पर नदियों द्वारा ला कर जमाती गई है, मतलब जमती गई, और एक बहुत ही अच्छा मैदान तैयार हुआ। इसका ढाल बहुत ही समतल है, बहुत समतल है, विशेष ज़्यादा ढाल नहीं, मतलब मंद ढाल है। और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यहाँ पर देखा जाए तो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र यही है। उत्तर का मैदान, भारत का उत्तरी मैदान जो है सबसे विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और यहाँ पर भारत को तो है ही कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ पन मिट्टी है। यहाँ पर अधिकतम भारतीय लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, जो खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, तो वहाँ इसलिए ये सबसे अच्छा है जनसंख्या के जमावड़ा के लिए। यहाँ पर अधिक जमावड़ा मिलता है जनसंख्या का। और यहीं पर उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत में सबसे नंबर 1 पर है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश यहीं पर, उसमें अधिक इसका मिलता है भाग। फिर देखते हैं, अब ये तो हो गया हमारा उत्तरी का मैदान, जिसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अब हम आते हैं दक्षिण का पठार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पर दक्षिण का पठार।
दक्षिण का पठार, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और ये पठार जो है ये यहाँ से देखो, ये दिख रहा होगा आपको, इंडेक्स में दिखाया गया है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये पठार है, ये दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार दोनों कहा जाता है। ये यहाँ से शुरू होता है, राजस्थान के पूर्वी किनारे से, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी किनारे से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल के लगभग किनारे तक है। और फिर वहाँ से चलते हुए ये उड़ीसा के किनारे, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी किनारे जो इसकी सीमाएं हैं वो छूती रहती हैं। ये लगभग एक त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये पूरे भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। पूरे भारत का लिख देते हैं 32,87,263 किलोमीटर, ये हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है। उसमें दक्षिण का पठार है 10 लाख, ये वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, उसमें 10 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा दक्षिणी पठार है। दक्षिण का जो ट्रैप, इसे दक्कन का ट्रैप या दक्षिणी पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, फिर अब बात करते हैं हम तटीय इलाकों की। जो तटीय इलाका है वो यहाँ से शुरू होता है हमारा, देखिए ये, इसे हम दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी इलाका तटीय रेखा, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं सबसे पहले हम 4 नंबर में। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ से शुरू होता है, यहाँ दमन से शुरू होकर के गोवा तक, इसमें 2 भाग किए गए हैं। दमन से गोवा तक जो है इसे हम कोंकण तट कहते हैं। ये कोंकण तट है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है और जो केप केवरिन, मतलब बोले तो कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसे हम मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट। इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब इसकी अगर चौड़ाई देखी जाए तो ये पूर्वी तटीय मैदान से जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये काफ़ी कम चौड़ा और सकरा है, इसका क्षेत्रफल भी इससे काफ़ी कम है। ये अरब सागर के किनारे से सटा हुआ, लिख देते हैं अरब सागर से सटा हुआ है। अब ये तट जो है, तटीय मैदान, ये यहाँ खंबात की खाड़ी से लेकर और कुमारी अंतरीप तक इसका जो पूरा विस्तार है वो 1500 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। और इनकी औसत चौड़ाई 65 मीटर, औसत चौड़ाई जो है ये चौड़ाई 65 किलोमीटर है। लेकिन जहाँ पर नर्मदा और तापी नदी जहाँ पर गिरती हैं वहाँ पर इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, वहाँ पर इनकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर हो जाती है, 80 किलोमीटर हो जाती है। अब इसकी अपेक्षा में देखा जाए तो हमारा जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है और लंबा। इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है 160 किलोमीटर से लेकर, इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ से भी रख सकते हैं, 160 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर, अच्छे से लिख दें थोड़ा, 480 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, औसत चौड़ाई जो है इस तट की। अब हम बात करते हैं, ये तो हो ही गया पूरा। अब जो पूर्वी तटीय भी हो गया, पूर्वी तट का भी यहाँ पर देखेंगे। अगर पूर्वी तट की चौड़ाई अधिक क्यों है तो यहाँ पर
यहाँ पर कई पहाड़ियाँ हैं, जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इनकी वजह से यहाँ का जो मैदानी भाग है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाया है। सागर तट और अरब सागर तट और ये हमारा पश्चिमी तट के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम, ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाया और ना तो अधिक नदियाँ यहाँ पर गिर पाई हैं। और यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं वो काफ़ी तीव्रगामी हैं। तीव्रगामी नदियों के फलस्वरूप ये होता है कि वो ज़्यादा मिट्टी का कटाव नहीं कर पाती हैं, वो जल्दी से ही जो भी, और ये देखा जाए पठारी नदियाँ जो होती हैं वो सिर्फ बारिश पर ही ज़्यादातर निर्भर होती हैं। जब बारिश होती है मानसूनी बारिश, तभी ये नदियाँ इधर बहती हैं, जीवित हो जाती हैं, वरना सूख भी जाती हैं। तो यहाँ पर जो बारिश का पानी, बारिश हुई और ये एक बैग काफ़ी तीव्र गति से बह चली और बहकर आई और यहाँ पर गिर जाती हैं समुद्र में, अरब सागर में। इस कारण से ये ज़्यादा मिट्टी का कटाव नहीं कर पाती, और जो मिट्टी का कटाव नहीं कर पाती वो मिट्टी का जमाव भी नहीं कर पाएंगी। जब जमाव होगा नहीं तो मैदान बढ़ेगा नहीं, इसलिए यह मैदान बहुत सकरा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। और इस मैदान की अपेक्षा जो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई डेल्टा है, यहाँ पर काफ़ी चौड़ाई मिलती है। ये डेल्टा जो बनता है यहाँ पर काफ़ी चौड़ाई है। फिर जो यहाँ की नदियाँ हैं वो इधर इस ढाल से काफ़ी मंद ढाल है। इधर देखा जाए पश्चिम तट से पूर्वी तट का ढाल काफ़ी मंद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो नीचे भाग में क्या होगा, नदियाँ यहाँ से बहकर चलती हैं यहाँ से और काफ़ी लंबा रास्ता तय करती हैं। तो वहाँ से मिट्टियाँ और कंकड़ पत्थर साथ में बहुत सारे अवसाद लाती हैं और यहाँ जमा करती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे डेल्टाओं का भी निर्माण करती रहती हैं। इसलिए ये तट चौड़ा है और इस तट की अपेक्षा ये काफ़ी चौड़ा है। और यहाँ पर देखा जाए तो तट रेखा भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो ये तो था सामान्य परिचय इसके बारे में, थोड़ा जानकारी कि भारत का जो ये कौन कौन सा भौतिक विभाजन है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। और ये यहाँ रह गया इसमें कि ये जो रेगिस्तानी थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है ये भी एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर देखा जाए तो एक अरावली श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, ये अरावली पर्वत श्रेणी। तो उसके इधर मतलब पश्चिम साइड में ये हमारा थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल की एक विशेषता है, ये मरुस्थल सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। यहाँ पर एक दुनिया का ऐसा एक मरुस्थल है जहाँ पर इस मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और इस मरुस्थल में मतलब धीरे धीरे कई योजनाओं के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, काफ़ी ज़्यादा सिंचाई से अनाज उत्पादन भी हो रहा है और वृद्धि भी हुई है। धीरे धीरे इस मरुस्थल को देखा जा रहा है कि इसमें भी जीवन पनप रहे और अच्छे से। तो ये मरुस्थलीय भाग भी काफ़ी अहम है हमारे देश में, और इस कारण से ही अधिकतर मानसूनी बारिश, अगर देखा जाए मानसून यहाँ से अट्रैक्शन इसी मरुस्थल के गर्म होने से होता है और मानसून चल पड़ता है देखा जाए तो। और फिर काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें प्रोसेस, तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ये था, और ये था भौतिक विभाजन हमारे भारत का। थैंक यू।